हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। सिविल स्टेप हिमाचल में आपका स्वागत है। तो देखो, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर मैं एचएस, एनटी, एलाइड जितने भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यहाँ पे हर साल यहाँ पे पंचायती राज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखो, हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो देखो, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आपका रिलेटेड है पंचायती राज, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी है कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर एंट्री 5 ऑफ स्टेट लिस्ट, है ना। आपको पता है कि जो लिस्ट है, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में दी गई है। तो यहां से ही पहली स्टेटमेंट ये है। सेकंड है आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी डायरेक्ट स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि डीपीएस में भी इसका मेंशन है। और यहाँ पे 73rd जो अमेंडमेंट है उसने आपका पार्ट 9 को ऐड किया, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसके आपको राइट आंसर यहाँ पे बताने हैं। तो 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 इज द 1, 2 and 3 एंड 1 and 3, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर देखो, मैं यहाँ पे बात करूं तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है। यस, लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। आर्टिकल 40 बात करता है आपके यहाँ पे विलेज पंचायत की, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये ऐड किया है, पार्ट 9 ऐड किया है आर्टिकल 243 से 243 ओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, है ना, 1, 2 एंड 3। तो जो देखो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो आपका है बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। 1957 में ये कमेटी आई थी। ये ईयर भी आपको याद रखना है, बाय द वे, इस ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। It recommended 3-tier consisting of 3-tier system consisting of विलेज पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। कि भाई इसने पंचायतों के लिए 3-tier सिस्टम यहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ पे विलेज लेवल पे होनी चाहिए विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे जिला परिषद होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताया गया। सेकेंड, इट रिकमेंडेड डायरेक्ट इलेक्शन टू ऑल 3 टीयर्स ऑफ पंचायत सिस्टम। कि भाई तीनों के लिए इसने डायरेक्ट इलेक्शन की बात करी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इट रिकमेंडेड दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसने बोला कि भाई ये चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद का। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1, 2, 1, 3, 2 and 3 एंड 1, 2, 3। तो फटाफट से यहाँ पे आप आंसर करेंगे, बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो जल्दी जल्दी बताओ। देखो देखो, यहां पे जो इसका राइट आंसर है वो है 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो देखो यहां पे इसने देखो क्या बताया था कि भाई ये जो है फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि 3 टीयर सिस्टम। यस, इसने बात करी कि विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, पंचायत लेवल पे ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होनी चाहिए। बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज तीनों जगह पे इसने यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं करी। डायरेक्ट इलेक्शन की बात इसने विलेज पंचायत पे करी, और इन 2 लेवल्स पे इसने बोला, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे ये ऑल 3 लेवल पे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस की बात नहीं हुई है, ठीक है, विलेज पंचायत। चलो जी, इसके बाद ये हमने देख लिया, देखो, है ना, पूरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोक मेहता कमिटी। देखो यहाँ पे ना काफी ज्यादा कमिटीज बनाई गई थी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और उनमें से मैक्सिमम कमिटीज जो थी उन्होंने बोला कि भाई अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अच्छे से उसकी वर्किंग रखनी है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा। तो लगभग इनमें जितनी भी कमिटीज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बात होती है कि भाई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए। तो देखो ये कमिटीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अशोक मेहता कमेटी से रिलेटेड है, ईयर भी याद रखना 1977। इट रिकमेंडेड 2-tier सिस्टम विद जिला परिषद एंड मंडल पंचायत। तो यहाँ पे 2 ही लेवल पे यहाँ पे देखो 2-tier सिस्टम बोला गया कि ये होना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पंचायत इलेक्शन। कि पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रखना चाहिए यहाँ पे, किससे, पंचायत के इलेक्शन से, इसने ये रिकमेंड करा।
थर्ड है इट रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की भी इसने बात करी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन आपके सामने है, तो फटाफट से यहाँ पे मेरे को बताओ कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे सही आंसर की बात करूं तो इट वुड बी 1 and 3 ओनली। क्यों 1 and 3? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि 2 लेवल पे ही इसने बोला मंडल पंचायत और जिला परिषद के बारे में, और यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से कि भाई मैक्सिमम कमिटीज ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करी है। बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसने बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ पे आपके सामने आना पड़ेगा पंचायतों के इलेक्शन में, इसने उसको दूर रहने के लिए नहीं बोला था, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और 1 and 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी में से एक है ये गदगिल कमिटी 1988। ठीक है, चलो तो इसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है। कमिटीज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आ सकते हैं, तो गदगिल कमेटी से रिलेटेड यहाँ पे आपको बताना है। देखो इट रिकमेंडेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट सोशो इकोनॉमिक प्लान्स, कि जो सोशो इकोनॉमिक प्लान्स होते हैं पंचायत लेवल पे उनको यहाँ पे बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी और इंप्लीमेंट करेगी। यहाँ पे इट रिकमेंडेड इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर एट ऑल 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, कि तीनों लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, ये इसने बोला। और थर्ड इट बिकेम द बेसिस फॉर 73rd अमेंडमेंट बिल। आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको, तो क्या ये कमिटी उनका बेसिस उसका बेसिस बनी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो फटाफट से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। तो देखो इसका अगर मैं जो राइट आंसर है उसकी बात करूं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 and 3 होगा, यानी बी होगा। देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि देखो ये जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन की इसने नहीं बात करी, इसने बोला कि तीनों ही लेवल पे, ठीक है, यहां पे क्या होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए, तीनों लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शंस की इसने बात करी। ठीक है, और देखो यस यही एक्ट जो था, इसीलिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिकॉज यही एक्ट बेसिस बना आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। ठीक है, और ऑब्वियसली इसने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्रिपेयर और इंप्लीमेंट करना चाहिए सोशल इकोनॉमिक प्लान्स। ठीक है, चलो जी, तो ये हमने देख लिया। देखो यहीं पे हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली। अब देखो यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड उनके प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ विलेज एंड इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि भाई जो ग्राम सभा होती है उसमें सारे जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो आते हैं विलेज के, और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिंबल है। स्टेट विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 लाख, जहां की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, मे स्किप टू द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ पंचायत, जैसे 3 लेवल पे पंचायत होती है, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, बीच जो पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, और जिला लेवल पे आपकी जिला परिषद होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है। तो यहाँ पे बोला गया कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी वहां पे इंटरमीडिएट लेवल यानी पंचायत समिति नहीं होगी, ये बात ये बोल रहा है। थर्ड है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इज 25 ईयर्स। ठीक है, तो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से, क्या 1, 2 होगा, 2 and 3 होगा, 1 and 3 होगा, या 1, 2 and 3 होगा। फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमको देखना है। देखो यहां पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो 1 and 2 ओनली इज द राइट स्टेटमेंट, यानी ए वुड बी द राइट आंसर। तो देखो फर्स्ट सही है कि भाई जो ग्राम सभा होती है जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा वो इसका पार्ट बनेंगे आपके। सेकंड, जहां पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन होती है, यस वहां पे क्या होता है आपका इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत नहीं बनाई जाती है, ठीक है, स्किप कर सकती है वो। और मिनिमम एज यहाँ पे 25 ईयर्स, ये गलत है, यहाँ पे 21 ईयर होती है। अगर कोई 21 साल का है तो वो कंटेस्ट कर सकता है, लड़ सकता है पंचायत का चुनाव। चलो जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो रिजर्वेशन यहाँ पे दी जाती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई नॉट लेस देन 1/3 जो टोटल सीट्स होती हैं, टोटल सीट्स में से 1/3 एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑफिस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन,
कि 1/3 सीट्स जो टोटल सीट्स होंगी उसकी और जो चेयरपर्सन के ऑफिस की सीट होगी उसमें से वुमेन के लिए 1/3 रिजर्व होनी चाहिए। ये यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बोलती है। रिजर्वेशन जो मिलेगी एससीज एंड एसटीज को वो बेसिस ऑन देयर पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ये। थर्ड स्टेटमेंट है स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए किसी भी लेवल पे यहाँ पे जो सीट्स हैं उनको रिजर्व किया जा सकता है। तो फटाफट से इसका आपको आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only या 1 and 3 only? चलो तो फटाफट से आप आंसर यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको आंसर करना है तो फटाफट से यहाँ पे आंसर करो कि क्या है इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। देखो अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। वुमेन के लिए 1/3 जो रिजर्वेशन है वो है किस लेवल पे? देखो यहाँ पे हर लेवल पे 1/3 रिजर्वेशन है। यहाँ पे चेयरपर्सन के ऑफिस में भी जो 1/3 सीट्स होंगी यानी 1/3 सीट्स होंगी वो रिजर्व होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पे ज्यादा इसको कर सकते हैं, इतनी दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल, तो हिमाचल ने अलग से जो पंचायती राज एक्ट पास किया है उसमें 50% रिजर्वेशन है वुमेन को, ठीक है। चलो इसके बाद यस जो SC STs के लिए रिजर्वेशन होती है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, और यस अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन के प्रोविजंस किए जा सकते हैं। चलो जी, ठीक है, डन। इसके बाद अगली जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है सॉरी, वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत। ड्यूरेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में बोला गया है। पंचायत हैव अ फिक्स्ड 5 year एंड कैन नॉट बी डिजॉल्व अर्लियर, ठीक है। कि पंचायत के 5 साल होते हैं भाई, पूरे के पूरे 5 साल वो रहेगी और उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता उससे पहले। सेकंड है फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। तो 6 months मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। अगर मान लो यहाँ पे डिसॉल्व हो गई जो आपकी पंचायत है तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन गेट फुल 5 year टर्म, ठीक है। कि भाई जो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत है, फॉर एग्जांपल मान लो 2 साल के बाद पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया, जो नई पंचायत चुन के आएगी क्या वो 3 साल तक रहेगी यानी पूरे 5 साल कवर, तो बेसिकली टोटल जो पहले 2 साल पीरियड होंगे प्लस 3 साल इतना होगा, या फिर जो उसका पीरियड होगा 2 साल के बाद अगर दोबारा से इलेक्शन होंगे तो वो पूरे 5 साल का पीरियड रखेगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भाई रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन गेट फुल 5 year टर्म, कि उसको 5 साल का पूरा टर्म मिलता है, रिमेनिंग टर्म नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे बोली जा रही है पूरा 5 साल का टर्म मिलेगा। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। चलो तो फटाफट से यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। फटाफट से आप कमेंट्स में लिखोगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर मेरे को बताओ। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। पंचायत का फिक्स टेन्योर नहीं होता है 5 साल का, उसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। वो पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। फ्रेश इलेक्शंस यस, यहाँ पे क्या होने चाहिए, विद इन 6 months जो होने चाहिए हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट हमारी अभी तक हमारे को सही लग रही है। और थर्ड देखो द रिकॉन्स्टिट्यूटेड पंचायत, जो दोबारा से पंचायत बचेगी उसको पूरे 5 साल यहाँ पे टेन्योर नहीं मिलता है, वो रिमेनिंग टर्म सर्व करती है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल, अगर मान लो 2 साल बाद पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया तो पंचायत का टेन्योर टोटल 5 साल का होता है, तो 3 साल तक जो नया प्रधान आएगा वो 3 साल तक यहाँ पे क्या रहेगा, उस पंचायत में रहेगा, और फिर दोबारा से पूरी स्टेट में यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। तो इसका जो ऑब्वियसली ये भी गलत स्टेटमेंट, तो 2 only वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो यहां पे है देखो अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई है। अब देखो पहली स्टेटमेंट है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होगा इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, कि उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। रिमूवल प्रोसेस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की सेम होती है जैसे एक हाई कोर्ट के जज की होती है, ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है द सर्विस कंडीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन
कमिश्नर कैन बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट, कि भाई अगर एक बार उससे कुछ वादा कर दिया कि ये आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे सैलरीज इतनी मिलेंगी, आपको बाकी सारे जो रेम्यूनरेशन होंगे वो उतने मिलेंगे, तो क्या यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है? क्या उनको चेंज किया जा सकता है? यहाँ पे लिख रहा है कि रखा है कि चेंज किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे फटाफट से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से यहाँ पे बताइए कि क्या आंसर होगा 8th का। देखो 8th का जो 3rd है ना, ये तो गलत होगा। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई एक बार अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को बोल दिया कि भाई तेरी इतनी सैलरी होगी तो उसकी उतनी ही रहनी चाहिए, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स भी तो डाल सकती है उस पर, है ना, उसको फोर्स कर सकती है कि आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप हमारे फेवर में डिसीजन नहीं करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन जो होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये 3rd स्टेटमेंट तो गलत होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो ए वुड बी द राइट आंसर 1 एंड 2। ठीक है, चलो जी, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एरिया एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन ये जो एक्ट्स होंगे, ये जो पार्ट 9 है उससे कौन सा एरिया एग्जेम्प्ट करा गया है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 9, कि उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। हिल एरिया ऑफ मणिपुर विद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर एग्जेम्प्टेड, जहां पे मणिपुर में जहां पे हिल काउंसिल होगी उस पूरे एरिया को क्या कर दिया गया है, हिल एरिया को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड है द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल जहां के लिए एग्जिस्ट करती है उसको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। तो आपको बताना है कौन सी यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगी, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 एंड 3 या 1 एंड 3। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो और बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, देखो साथ में, है ना। और यहाँ पे कुछ भी आपको यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे आंसर करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं, आपको ये चीजें एग्जाम में याद ही रहेंगी। तो फटाफट से बताना कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, दीज ऑल आर ट्रू, यानी सी इज द राइट आंसर। यस, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय को फुल्ली एग्जेम्प्ट करा गया है। हिल एरियाज ऑफ मणिपुर जहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती है उसको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। और दार्जिलिंग गोरखालैंड हिल काउंसिल, है ना, दार्जिलिंग के लिए ऑलरेडी डिस्कस एग्जिस्ट करती है, तो इसको भी एग्जेम्प्ट करा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जेम्प्ट करने का मेन जो रीजन है ना, वो यहाँ पे है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका खुद का कल्चर है भाई, और ऑलरेडी यहाँ के लिए एक मैकेनिज्म है एस्टेब्लिश्ड। तो आप एक पैरेलल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश मत करो जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाए, इनके बीच में, सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच में। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका पेसा एक्ट 1996। ये भी याद रखना है कि ये पेसा एक्ट कब आया है, इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट ने जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस के जो यहाँ पे प्रोविजंस थे उसको एक्सटेंड करा था यहाँ पे आपके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें। देखो यहाँ पे जो 5th शेड्यूल के एरियाज हैं उनमें डायरेक्टली पंचायती राज एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कराया गया, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो काफी इन एरियाज में रहती है, इसीलिए उनके देखो खुद के भी जो कस्टम्स होते हैं, कुछ वो होते हैं। तो यहाँ पे पंचायती राज एक्ट को, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी 73rd, उसको लगा के यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, इसीलिए इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन लाई गई और एक एक्ट बनाया गया पेसा एक्ट। फिर इस एक्ट को एक्सटेंड किया गया उन एरियाज में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, पेसा अप्लाइज टू 5th शेड्यूल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखो कहीं ना कहीं सही है, मैंने अभी बताया। अंडर पेसा रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन पंचायत शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल सीट्स, कि भाई 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए टोटल सीट्स की, तो जितनी भी रिजर्वेशन होती है। अगला, द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा एंड पंचायत आर नॉट मैंडेटरी फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल्स। देखो आर मैंडेटरी बोला है, देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो कुछ माइनर मिनरल्स मिल रहे हैं उसका अगर किसी को माइनिंग लाइसेंस देना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इनको एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली, है ना, तो अगर यहाँ पे लाइसेंस देना है किसी को तो उसके लिए यहाँ पे ग्राम सभा की परमिशन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी। तो फटाफट से बताओ 10th का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखो
10th की ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। यस, जितनी भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी ये करेक्ट है। यहाँ पे रिजर्वेशन का भी 50% जो होता है इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, 5th शेड्यूल एरियाज के लिए एप्लीकेबल है। और ग्राम सभा जो है यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा जरूरी चाहिए होती है अगर यहाँ पे लाइसेंस देना है आपका माइनर मिनरल्स के लिए इन एरियाज में। तो चलो जी, इसके बाद यहाँ पे देखो अगला हम देखते हैं। इसके बाद अगर हम अगला देखें तो 11th यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन है, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है आपसे। इट कंटेन 29 फंक्शनल आइटम्स। इसमें देखो 11th शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल भी यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात बोली गई है कि भाई इसमें कितने आइटम्स हैं, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं दैट मे बी डिवॉल्व टू पंचायत बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, कि भाई जिनको पंचायत को दिया जा सकता है, इन पावर्स को, जो ये फंक्शंस हैं यहाँ पे, इनको पंचायतों को दिया जा सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, माइनर इरिगेशन, सोशल फॉरेस्ट्री आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल, कि भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, माइनर इरिगेशन, सोशल फॉरेस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है 11th शेड्यूल में। और 11th शेड्यूल इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू इंप्लीमेंट फुल्ली, कि 11th शेड्यूल को पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करना सभी स्टेट्स के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट पूछी गई है। तो फटाफट से मेरे को आपके आंसर्स यहाँ पे चाहिए 11th क्वेश्चन के। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन के यहाँ पे मेरे को आंसर चाहिए भाई। चलो देखो, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर होगा इसका, वो फर्स्ट स्टेटमेंट यस राइट है, 29 फंक्शनल आइटम्स इसमें है। ठीक है, और इन फंक्शनल आइटम्स को पंचायतों को दिया जा सकता है, किसके हाथ में ये पावर, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है। यस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जो है आपके 11th शेड्यूल में आते हैं, पर देखो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 11th शेड्यूल मैंडेटरी नहीं है सारी स्टेट्स के लिए। ठीक है, इंप्लीमेंट करना ये वॉलेंट्री है, कि इसको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहो तो कर भी सकते हो। बेसिकली 29 फंक्शनल आइटम्स में से कितनी फंक्शनल आइटम्स पंचायत को देनी है, कितनी पावर पंचायतों को देनी है, ये किसके हाथ में होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका, वो होगा 1 and 2 ओनली। चलिए जी, तो ये भी हमने देख लिया। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट के यहाँ पे कंपल्सरी प्रोविजंस के से रिलेटेड क्वेश्चन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3-tier पंचायत सिस्टम एट विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टेट्स, कि भाई ये जो चीज है कि पंचायत तीनों लेवल पे बनानी है, विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये कंपल्सरी है सब स्टेट्स के लिए। गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू एमपीज एंड एमएलएज इज कंपल्सरी, कि ये भी कंपल्सरी है एमएलएज और एमपीज को रिप्रेजेंटेशन देना। अगला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर, 5 साल में आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी, ये भी यहाँ पे क्या है भाई, कंपल्सरी है। ये यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स बोली गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। 12 की देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये आपका कंपल्सरी प्रोविजन में आता है। ये जो है थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ये भी कंपल्सरी प्रोविजन है। बट ये जो है ना यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है कि एमएलएज और एमपीज को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना, ये देखो वॉलेंट्री प्रोविजन में आता है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कुछ आइटम्स ना यहाँ पे कंपल्सरी है, जो कंपल्सरी स्टेट को करनी ही पड़ेगी 73rd अमेंडमेंट आने के बाद। कुछ यहाँ पे स्टेट्स को रिलैक्सेशन दी गई है कि भाई अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वॉलेंट्री है, जरूरी नहीं है कि आप करो। तो जो ये आइटम्स यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड देख रहे हैं, ये है कंपल्सरी, कि ये करना ही पड़ेगा। हर स्टेट को 3 लेवल पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पंचायत बनानी पड़ेंगी। हर स्टेट को यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी पड़ेगी। बट देखो एमएलएज और एमपी को रिप्रेजेंटेशन देना, ये एक वॉलेंट्री प्रोविजन है, कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। चाहे तो ये किया जा सकता है, नहीं तो नहीं भी किया जा सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, देखो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राम सभा अंडर पेसा एक्ट 1996। पेसा एक्ट 1996 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, और ग्राम सभा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम सभा प्रोटेक्ट ट्रेडिशन, कस्टम एंड कस्टमरी कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, के ग्राम सभा के पास ये पावर है कि वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है ट्रेडिशन, कस्टम और कल्चरल आइडेंटिटी को ट्राइबल कम्युनिटी की। ग्राम सभा हैज पावर टू अप्रूव प्लान्स एंड सर्टिफाई फंड यूटिलाइजेशन, कि
इनके पास पावर है ग्राम सभा के पास कि अप्रूव कर सके प्लान्स को और सर्टिफाई कर सके फंड यूटिलाइजेशन के, कितना फंड यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, ठीक है ये। इसके बाद ग्राम सभा कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत, कि ग्राम सभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे आते हैं विलेज पंचायत के, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। आपके सामने देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे फटाफट से बताना है कि 13 का क्या आंसर होगा। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट कि भाई जो ग्राम सभा है उसके पास पावर है कि वो ट्रेडिशन, कस्टम और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सके। पेसा एक्ट बनाने का वन ऑफ द रीजन यही था कि भाई जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, ट्राइबल का जो खुद का कल्चर है वो यहाँ पे प्रिजर्व होकर रह सके। सेकंड, ग्राम सभा हैज द पावर टू अप्रूव प्लान्स एंड सर्टिफाई फंड यूटिलाइजेशन। यस, ये भी इसके पास पावर होती है, प्लान को ये अप्रूव करता है, सर्टिफाई करता है फंड यूटिलाइजेशन को। पर थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, बिकॉज ग्राम सभा में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे वो मेंबर्स जो एलिजिबल होते हैं वोटिंग करने के लिए, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में होता है, यानी वोटर्स की सभा को क्या बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। इसीलिए 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 143L में यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 73rd जो अमेंडमेंट है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए किस तरीके से लागू होती है। द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 आर ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू ऑल यूनियन टेरिटरीज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कि बिना मॉडिफिकेशन के यहाँ पे क्या किया जा सकता है, ये जो है आपका प्रोविजन है जो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट के, ये सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए लगेंगे। द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन फॉर यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन फॉर यूनियन टेरिटरी, की प्रेसिडेंट यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है, कुछ एक्सेप्शंस रख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है ना, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के लिए 73rd अमेंडमेंट को। और यहाँ पे पार्लियामेंट हैज नो रोल इन एक्सटेंडिंग पार्ट 9 टू यूनियन टेरिटरी, के पार्लियामेंट का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होती है भाई, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्या है, एप्लीकेबल नहीं होती है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर सकता है एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है मॉडिफिकेशन फॉर यूनियन टेरिटरीज इन 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही। और पार्लियामेंट हैज नो रोल, ये भी गलत स्टेटमेंट है आपकी, है ना। पार्लियामेंट हैज द लेजिस्लेटिव कंप्लायंस, इसके पास है रोल टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी बी ओनली वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। तो देखो पावर एंड अथॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद पावर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243G। स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथराइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू लेवी टैक्स, टोल्स एंड फीस अंडर आर्टिकल 243H। स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से यहाँ पे देखो और फटाफट से मेरे को यहाँ पे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर है वो पावर है ना, में एंडो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विद पावर फॉर सेल्फ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 243G, कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पावर दे सकता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कि वो टैक्स लगाए, टोल्स लगाए, फीस लगाए आर्टिकल 243H के अंदर। और स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस द कॉम्पोजिशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, की स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन की क्या होगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों की तीनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही स्टेटमेंट है। तो यानी 1, 2 and 3 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलो तो ये यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे और उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।